जय हिंद फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का टॉपिक है भारत के तटीय मैदान। तो आइए देखते हैं भारत के तटीय मैदान। ये कुछ भारत की आकृति है। भारत कुछ ऐसा दिखता है। हमें पढ़ना है भारत के तटीय मैदान। तो भारत की जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वो अपनी सीमा बनाता है। किससे बनाता है? तो स्थलीय आकृति से बनाता है। मतलब ये वाली जो एरिया है ये स्थल या फिर पहाड़ों से भारत अपनी सीमा बनाता है। हमें पढ़ना है तटीय। तो ये गुजरात से लेके यहाँ बंगाल तक की जो सीमा है भारत की, ये सीमा जलीय सीमा से बनाता है भारत अपनी। अब जलीय सीमा किससे किससे बनाता है? तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो अपनी सीमा 3 समुद्रों से बनाता है। कौन कौन समुद्रों से बनाता है? तो भारत के पश्चिम में पड़ता है अरब सागर, भारत के पूर्व में पड़ता है बंगाल की खाड़ी, भारत के दक्षिण में पड़ता है हिंद महासागर। इधर हो गया अरब सागर की खाड़ी, इधर हो गया पश्चिम बंगाल की खाड़ी, भारत के नीचे हो गया हिंद महासागर। तो भारत 3 महासागरों से अपनी सीमा बनाता है। कैसे? ये इधर बंगाल की खाड़ी से बनाता है अपनी जलीय सीमा, इधर अरब सागर की खाड़ी से अपनी सीमा बनाता है और इधर बंगाल से बनाता है, नीचे हिंद महासागर से बनाता है। तो भारत अपनी सीमा 3 समुद्री सागरों से बनाता है। पश्चिम में अरब सागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से और दक्षिण में हिंद महासागर से। तो ये हो गई दक्षिण भारत 3 समुद्रों से टच करता है। अब देख लेते हैं कौन राज्य कितना टच करता है। कुछ जुड़े इससे फैक्ट देख लेते हैं। तो भारत की जो ये गुजरात का कच्छ है, कच्छ से लेके यहाँ बंगाल तक की जो ये एरिया है ये टोटल मतलब जी जलीय सीमा लगती है। अगर इसकी यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई देखा जाए तो कितनी है? इसकी यहाँ से यहाँ तक लेकर टोटल लंबाई है 6100 किलोमीटर। ये सीमा यहाँ से लेके यहाँ तक जो जलीय सीमा है भारत की वो कुल 6100 किलोमीटर है। अगर पूछा जाए तो यहाँ पे हमारे कुछ छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। तो भारत के जो पश्चिम में द्वीप समूह है वो लक्षद्वीप समूह है और इसके पूर्व में छोटे छोटे यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। तो ये हो गए। अगर ये भी जो हमारे भारत सरकार के द्वीप समूह है ये भी हमारे भारत के ही अंग है और ये द्वीप समूह तो पूरी तरीके से जलीय सीमा बनाते हैं। चारों तरफ से इनकी जलीय सीमा बनाते हैं, छोटे छोटे द्वीप है। अगर इनकी भी सीमा अगर भारत के लिए तो जाहिर सी बात है ये भी तटीय सीमा वाले राज्य हो जाएंगे। अगर इनकी भी सीमा जोड़ा जाए तो टोटल हो जाती है 7516 किलोमीटर हो जाती है। अगर पूछा है केवल ये वाली सीमा तो टोटल है 6100 किलोमीटर। अगर भारत की कुल तटीय सीमा पूछा जाए तो है 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। ये हो गई तटीय सीमा। अब देख लेते हैं कि कौन सा राज्य कितना टच करता है और कितने राज्य टच करते हैं। तो भारत की जो जलीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं वो 9 राज्य हैं। 9 राज्य ऐसे हैं जो अपनी सीमा जलीय सीमा से बनाते हैं। वो कौन से राज्य हैं? वो 9 राज्य संख्या है 9। कौन कौन राज्य से जो तटीय सीमा जलीय है वो देख लेते हैं। तो पहला राज्य हो जाएगा गुजरात, दूसरा राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा राज्य हो जाएगा गोवा, चौथा राज्य हो जाएगा कर्नाटक, 5वां राज्य हो जाएगा केरल, 6ठा राज्य हो जाएगा तमिलनाडु, 7वां राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश, 8वां राज्य हो जाएगा उड़ीसा और 9वां राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये हो गए 9 राज्य जिनकी सीमा लगती है जलीय भागों से। पहला गुजरात, फिर दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, 5वां केरल, 6ठा तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा और 9वां पश्चिम बंगाल।
ये हो गए टोटल 9 राज्य जिनकी सीमा इधर लगती है। बाकी केंद्र शासित प्रदेश है। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए कि सबसे जलीय सीमा किसकी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है 1962। केंद्र शासित प्रदेश की पूछा जाए तो 1962 अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है सबसे ज्यादा। और अगर इसमें पूछा जाए किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो हमारा गोवा राज्य है। गोवा राज्य दिखता है छोटा सा, लेकिन ये सीमा टेढ़ा मेढ़ा है तो ज्यादा ली है। तो इसकी सीमा कितनी है, गोवा राज्य की तटीय सीमा कितनी है, तो इसकी सीमा जो है 1214 किलोमीटर है। गुजरात राज्य की तटीय सीमा कितनी है, तो 1214 किलोमीटर है। और गुजरात राज्य ही सबसे ज्यादा जलीय सीमा बनाने वाला भारत का राज्य है। और पूछा जाए कि सबसे कम सीमा कौन बनाता है, मतलब सबसे कम समुद्री सीमा या तटीय सीमा बनाने वाला राज्य पूछा जाए तो सबसे कम हो जाएगा 101 किलोमीटर गोवा राज्य छोटा सा इसका आकार ही है, तो ये जो सीमा बनाता है वो 101 किलोमीटर बनाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाए राज्यों में तो गुजरात राज्य बनाता है। कितनी बनाता है, तो 1214 किलोमीटर बनाता है। अगर सबसे कम पूछा जाए तो गोवा बनाता है। गोवा कितनी सीमा बनाता है, तो 101 किलोमीटर बनाता है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा कौन बनाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनाता है। कितनी बनाता है, तो 1962 किलोमीटर बनाता है। तो ये हो गए कुछ इससे जुड़े फैक्ट। अब हम देख लेते हैं कि तट एवं मैदान, जो तट पढ़ना है मुख्य टॉपिक वही हमारा। तो तट पढ़ने के लिए हम देख लेते हैं, इधर जो तट पड़ता है, इधर जो घाट पड़ता है एक, उसका यहाँ से यहाँ लेके ये जो घाट पड़ता है इसे कहा जाता है पश्चिमी घाट। इसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट, और इसे ही सह्याद्री। पश्चिमी घाट को पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है और सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इधर जो घाट पड़ता है, ये यहाँ से लेके इसे पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। जो पश्चिमी घाट है वो एकात्मक है, एक ही में जुड़ा हुआ है। लेकिन जो पूर्वी घाट है ये नदियों द्वारा काट दिया गया है। तो ये थोड़ी थोड़ी पहाड़ी इधर है, थोड़ी थोड़ी इधर है। तो ये जो पहाड़ी भाग है इसको पूर्वी घाट कहा जाता है। पूर्वी घाट को पूर्वी घाट के नाम से भी जाना जाता है और महेंद्रगिरी नाम से भी जाना जाता है। तो पूर्वी घाट को पूर्वी घाट के नाम से भी जाना जाता है और महेंद्रगिरी घाट से नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गई पश्चिम की पहाड़ियाँ, ये हो गई पूरब की पहाड़ियाँ। अगर आपसे पूछा जाए कि ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते कहाँ हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु पूछा जाए तो वो मिलन बिंदु है, ये हो गया पूर्वी घाट, ये हो गया पूर्वी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट। ये यहाँ पे है तमिलनाडु राज्य में, विशेषकर नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत हालांकि 3 राज्यों में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो पाया जाता है ज्यादातर वो तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। तमिलनाडु में यहाँ पे नीलगिरी पर्वत पाया जाता है ये, और यहाँ पे आके ये पूर्वी घाट समाप्त होता है, यहाँ पे आके ये पश्चिमी घाट समाप्त होता है। तो अगर पूछा जाए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है, तो ये नीलगिरी पर्वत है तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दो बेटा है और नीलगिरी पर्वत सभी पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। सभी पहाड़ियों की रानी किसे माना जाता है, तो नीलगिरी पर्वत को माना जाता है। अब देख लेते हैं घाट। ये जो घाट है, इधर के घाट बांटे गए हैं वो मतलब कि स्टेट वार बांटे गए हैं। इधर के जो घाट बांटे गए हैं वो नदियों द्वारा बांटे गए हैं। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट देख लेते हैं। जो पहला घाट है वो हमारा है काटियावाड़। काटियावाड़
घाट या फिर काठियावाड़ तट या सौराष्ट्र तट या गुजरात तट, इन नामों से भी जाना जाता है। जो ये काठियावाड़ तट है इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है? तो इसकी सीमा गुजरात के कच्छ खाड़ी से लेके ये यहाँ खंभात की खाड़ी तक है। ये जो काठियावाड़ तट है, काठियावाड़ की सीमा गुजरात राज्य में कच्छ से लेके खंभात तक माना जाता है। ये खंभात की खाड़ी है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सीमा मानी जाती है वो काठियावाड़ तट की मानी जाती है। तो ये हो गया एक तट। दूसरा तट है कोक्कड़ तट। कोक्कड़ तट की सीमा कहाँ है? तो कोक्कड़ की तट की सीमा जो है ये महाराष्ट्र से लेके गोवा, ये राज्य है गोवा, महाराष्ट्र से गोवा राज्य के बीच जो तट पाया जाता है वो तट है कोक्कड़ तट। कोक्कड़ तट किन राज्यों के बीच पाया जाता है? तो महाराष्ट्र और गोवा के बीच पाया जाता है। तीसरा तट है कनारी का तट। कनारी का तट किन राज्यों के बीच पाया जाता है? तो ये इकलौता एक ही राज्य के बीच पाया जाता है, वो राज्य है ये कर्नाटक। ये वाला राज्य जो है ये कर्नाटक राज्य है। ये जो सीमा है ये कनारी तट की है। ये हो गया कनारी तट। कनारी तट कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। चौथा तट है मालाबार तट। मालाबार तट कहाँ पाया जाता है? तो ये राज्य है केरल। तो ये वाली जो सीमा है ये सीमा कहलाती है मालाबार तट। मालाबार तट इसी माला जो वास्को डिगामा आया था तो मालाबार तट होते हुए ही कोच्चि गया था। तो ये केरल में हो गया मालाबार तट। कहाँ है मालाबार तट? तो केरल राज्य में है। अब ये हो गए पूरे पश्चिम के तट। पहला कौन सा है? काठियावाड़, फिर कोक्कड़ तट, फिर कनारी तट, फिर मालाबार तट। अब देख लेते हैं कि पूरब के तट। पूरब के तटों को जो बांटा जाता है वो नदियों के द्वारा बांटा जाता है। ये यहाँ से नदी निकलती है कावेरी नदी। कावेरी नदी हो गई। फिर यहाँ से निकलती है कृष्णा। ये कावेरी होगी, ये कृष्णा होगी। एक कावेरी और कृष्णा के बीच का जो हिस्सा होता है वो किस तट के नाम से जाना जाता है? तो वो कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है। तो कोरोमंडल तट कहाँ पाया जाता है? किन राज्यों के बीच पाया जाता है? तो ये राज्य है तमिलनाडु और ये है आंध्र प्रदेश। तो ये कोरोमंडल तट दो राज्यों के बीच पाया जाता है। कौन कौन? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और किन नदियों के बीच पाया जाता है? तो कावेरी और कृष्णा के बीच की जो तट बीच की दूरी है उन्हें कोक्कड़ तट के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया पहला तट। दूसरा तट है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट किन राज्यों के बीच पाया जाता है? तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य। ये आंध्र प्रदेश राज्य है, ये है उड़ीसा राज्य, ये उड़ीसा राज्य। तो जो ये यहाँ से ये कृष्णा नदी होगी, यहाँ पे है महानदी। तो ये जो महानदी और कृष्णा के बीच का एरिया है वो उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। कृष्णा और महानदी के बीच की जो एरिया है वो उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सरकार किन राज्यों के मध्य है? तो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मध्य है। ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मध्य ये वाला एरिया उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं उत्कल तट। तीसरा तट है उत्कल तट। उत्कल तट किन राज्यों के बीच पाया जाता है? तो ये हमारा है उड़ीसा राज्य। ये उड़ीसा राज्य है, ये हमारा है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल, ये उड़ीसा और यहाँ पे है महानदी। ये है महानदी और यहाँ पे एक सहायक नदी है हुगली नदी। तो महानदी और हुगली नदी के बीच की जो एरिया कहलाती है वो उत्कल तट कहलाती है। उत्कल तट किन नदियों के बीच पाया जाता है? तो महानदी और हुगली नदी के बीच के एरिया को क्या कहा जाता है? उत्कल तट कहा जाता है। किन राज्यों के बीच पाया जाता है? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मध्य उत्कल तट पाया जाता है। तो ये हो गए पूरा भारत के तट। अब देखते हैं कि यहाँ पे पड़ता है कन्याकुमारी। यहाँ पे जो भारत समाप्त होता है एकदम कॉर्नर में सबसे लास्ट में बिंदु, वो कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि कन्याकुमारी के अन्य और किस नाम से जाना जाता है।
तो कन्याकुमारी को केप ए कमोरी के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी एकदम एंडिंग में, यहाँ भारत अंत और प्रारंभ, नीचे से प्रारंभ कन्याकुमारी से होता है और उत्तर से अंत कन्याकुमारी में होता है। और यहाँ एक पाया जाता है तमिलनाडु में चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु में पाया जाता है। यहाँ जो समुद्र तल से औसत दूरी नापी जाती है, आप कहीं भी देखते होंगे लिखा होता है कि समुद्र तल से औसत दूरी इतनी। तो जो औसत समुद्र की दूरी का औसत दूरी नापी जाती है, निकाली जाती है, उसके लिए कोई एक बिंदु मतलब कि निर्धारित करना पड़ेगा। तो वो बिंदु है तमिलनाडु के चेन्नई। तमिलनाडु के चेन्नई का जो ये बिंदु है, यही से बिंदु से भारत की जो समुद्री सीमा है, समुद्री ऊंचाई है, वो यही तमिलनाडु के चेन्नई से नापी जाती है। तो अगर पूछा जाए कि समुद्र तल से ऊंचाई नापने वाली औसत ऊंचाई नापने वाला बिंदु कौन सा है, तो ये तमिलनाडु का चेन्नई है। तो ये रहे भारत के तटीय मैदान। जो ये तट है, ये जो ये पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट के कंपेयर में पूर्वी तट ज्यादा, मतलब कि यहाँ पे पूर्वी तट पे जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है और कृषि के लिए भी ज्यादा उपजाऊ भूमि यहीं पे मिलती है। ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ है और ये पहाड़ के बीच की ये जो एरिया रहती है, इन्हें ये तट और ये मैदान, ये इसीलिए कहा जाता है तटीय मैदान। जो ये एरिया होती है, ये पहाड़ होने के कारण जो ये बारिश आती है, मानसून भी जो आता है, सबसे पहले ये हमारे मालाबार तट से ही इधर से आता है, जो मतलब कि दक्षिण पश्चिम वाला आता है, तो यहीं से टकराता है। इन पहाड़ होने के कारण आके इन्हीं से टकराता है, टकरा के फिर बारिश करता है इधर साइड। तो इस कारण यहाँ की जो एरिया होती है काफी उपजाऊ होती है ये एरिया। और यही इसमें भी होता है, जो ये इधर से लौटती मानसून आती है तो आके ये यहाँ पे कोरोमंडल, लौटती मानसून जो आती है वो कोरोमंडल तट से टकराती है, और जो एंट्री करती है मानसून वो मालाबार तट से टकराती है, तब जाके यहाँ पे वर्षा करती है। बाकी यहाँ पे भी वर्षा होती है। आने वाले मानसून से इस तट पे वर्षा होती है और वापस आने वाले पे ये कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। बाकी आज के लिए जय हिंद।